पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, वो होता है जो है आक्षेपक। ये टॉपिक जो है अब यहाँ पे देखते हैं, ये कन्वर्जन है। जो कारण हमने पहला कारण कन्वर्जन का पढ़ा वो था हाइपोग्लाइसीमिया। अब दूसरा चीजें शुरू होती है। तो आयुर्वेद के अंदर क्या बोलता है भाई, कन्वर्जन बोल सकते हो, सीजर, आप ये सारी चीजें इसमें बताई गई। आक्षेपक, तो इसका जो डेफिनेशन बताई वही बताया कि मूराक्षपति क्रुद्धो, और फिर उसके बाद बता रहा है गात्र और आक्षेपक अनिल, अनिल की वजह से अनिल जो है वो कहाँ घुस जाता है, गात्रों में, और गात्र की वजह से फिर पाणिपाद संशोषण, पाणिपाद की शिराओं का संशोषण करके वहां पर फिर शिरा स्नायु कंडरा के अंदर वो आक्षेपक लेके आता है। अब आता है सुश्रुत, व्हेन एग्रीवेटेड वात एंटर्स टू धमनीज, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा होता है। चरक ने भी लगभग इस तरह से बातें इन्होंने कही। को रिलेशन हमको अगर बताएगा तो किसके किसके साथ कहा गया, फेब्राइल सीजर्स के साथ। बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है 102 103 डिग्री का, तो भी इस तरह की मेनिंजाइटिस, पोस्ट स्ट्रोक, डिस्टोनिया बताया। आक्षेपक के टाइप उन्होंने बताया कि वात पित्त कफ है ना, वात वात पित्त वात कफट और अभिघातज, इसके अनुसार बताया। भाव प्रकाश ने बताया ट्रॉमेटिक, ठीक है, ये वाली चीज बताई। ये आप देखिए दो पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आपको मतलब है कि आईसीयू के अंदर कैसे बच्चों के अंदर ये इस प्रकार के सीजर्स आपको दिख रहे थे। टोनिक क्लोनिक सीजर्स है, ठीक है। टोन और क्लोन मतलब दोनों है, टोन मतलब खिंचाव और क्लोन मतलब फिर हिलाना। टोनिक क्लोनिक सीजर है ना, ये दोनों ही चीजें खिंच भी रही है और चल भी रही है, ठीक है। आक्षेपक संप्राप्ति के बारे में बताया, तो उन्होंने क्या बताया भाई, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ब्रेन की है। आयुर्वेद का व्यू देखेंगे तो व्यानवात का जो है इसके अंदर ज्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट बताया। रस, रक्त, शिरा और धमनी कंडरा की बात उन्होंने वही श्लोक पे कह दी थी। फिर उसके बाद स्रोतस के अंदर रसवाह, रक्तवाह और मनोवाह स्रोतस का इस्तेमाल उसके अंदर बोला गया, यूज जो है इन्वॉल्वमेंट था। एग्रीवेटेड वात इन्वेट्स धमनीज एंड कॉजेज द आक्षेपक, ठीक है। इस तरह का संप्राप्ति इन्होंने बताई। निदान में आक्षेपक क्या होता है कि आयुर्वेद वात प्रकोप आहार विहार के प्रयोग से इन्होंने बताया था। वो हम बड़ी चीजें देख रहे हैं अभी, जो मेन हमको बताया मॉडर्न के अंदर, न्यूनेटल के अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, कि एक बच्चे के अंदर जो है सीजर के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी, अभी तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाइपोक्सिया यानी कि सांस ना ले पाना, इस्कीमिया यानी खराब होना, एंसेफेलोपैथी में अगेन मतलब अगेन ब्रेन संबंधी चीजें जो है। तो यहाँ पे HIE एक कारण हो गया, दूसरा हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, तीसरा हो गया हाइपोकैल्सीमिया। तो अपने मेन सीरियस के कारण में सबसे पहला हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा हो गया हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है, ये भी एक कारण है, ठीक है। इसके बाद इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस और सेप्सिस, फिर एनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर कहीं पे है तो भी उसको ये दिक्कतें हो सकती हैं। बर्थ ट्रॉमा, अगर उसको कहीं से भी बर्थ ट्रॉमा या इस तरह के सिफेलोहेमेटोमा या कोई अंदर में ज्यादा ट्रॉमा हो गया तो भी इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं। तो मोटी बात करें तो तीन चीजें हो गई, एक हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा हाइपोकैल्सीमिया, तीसरा आपका हो गया हाइपोमैग्नीसीमिया, और सबसे मेन बात हो गई उसके बाद HIE, और उसके बाद देखा जाए तो इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस जैसी, और फिर सिंड्रोमिक इलनेसेस हो सकती है अलॉन्ग विद ट्रॉमा, ठीक है। इजी है। आक्षेपक प्रोग्नोसिस में क्या करना है हमको, कृच्छ साध्य होता है वातज आक्षेप, और याप्य पहले बस असाध्य भी लक्षण बताया गया, वो जहाँ पर आगंतुक या ट्रॉमेटिक चीजें ज्यादा हो इन्वॉल्व, वहां पर हमको इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं। फिर है ड्रेडफुल प्रेगनोसिस, जहाँ पर आक्षेपक जो कंसिडर लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसी चीज मेनिंजाइटिस जैसे जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ जाए। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द बॉडी पार्ट, स्टिफनेस ऑफ द नेक, ग्रीवा स्तंभ, ग्रीवा स्तंभ हो जाता है, किस तरह से उन्होंने बताया। फिर फीवर के कारण होता है आक्षेपक ज्वर, जैसे फेब्राइल इलनेस, फेब्राइल कन्वर्जन हमने पढ़ा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, स्टूपर हो सकता है, डिलीरियम मिल सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्स एंड ट्रेमर एंड डिविएशन ऑफ द आईज भी वहां पर आपको देखने में मिल सकता है। फिर इसमें जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा चीज जो हमको चाहिए वो रिलेट करता है, वो है एक बाल ग्रह। बाल ग्रह जो सीधा सीधा अपस्मार या उससे रिलेट करता है बच्चों के कन्वल्सिव डिसऑर्डर से, वह स्कंदा अपस्मार। इसका अपन स्कंदा अपस्मार क्या बोलता है, इट इज रिलेटेड टू द वन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रह, जो कि पीडियाट्रिक्स के या कौमारभक्ति के उसमें बताया गया है। बाल ग्रह इज कंसिडर्ड द डिजीज कॉज्ड बाय द ग्रह और डेमन्स, जैसे वो है वो इन्फेक्ट बच्चों के ऊपर जो है वो ग्रह जो है वो अटैक कर देते हैं। फिर रेलिवेंस क्या है कि आयुर्वेदिक फ्रेमवर्क के अंदर न्यूनेटल सीजर और ये सारी चीजें हो सकती है, और इन्हें लिंक किया गया किससे, फेब्राइल इलनेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। तो अगर स्कंदापस्मार का हम श्लोक देखेंगे तो आपको ज्यादातर वैसे मिलेगा, निसंज्ञो भवेत् पुनर्भवेत् ससंज्ञा। ने कहा कि भाई पहले निसंज्ञ हो जाता है और थोड़ी देर बाद पुनर्भवेत् ससंज्ञा। संरब्ध, बार बार संरब्ध हो जाता है, डर जाता है। कर संरब्ध, कर चरणस्य नृत्य अतीव, बहुत ज्यादा हाथ पैरों को हिलाता है, नृत्य कराता है मतलब हिलाता है। फिर उसके बाद विंग मूत्र सृजति विनघ, देखा विंग मूत्र भी सृजन हो जाता है, छूट जाता है। फिर उसके बाद जृंभाड़ फेनश्च प्रसजति तत् सखा विपन्ना, विशाख ग्रह भी इसी को बोला गया स्कंदपस्मार को, इसीलिए उन्होंने कहा विशाख, सखा मतलब विशाख, और फेन प्रसर्जन हो जाता है, फेन भी निकलने लगता है। इसी तरह से दूसरा श्लोक लगभग सेम चीजें बताता है, ठीक है। कुछ गंध का ही प्रयोग है बताई गई है, वो सब हम बाल ग्रह पढ़ेंगे तो देखेंगे। आपका को रिलेशन यहाँ कैसे था वो बताया। स्कंदापस्मार ग्रह के फीचर्स उन्होंने बताया, डिफरेंट आचार्य ने डिफरेंट बताया। जनरल फीचर्स बताया, सडन ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन, फीवर, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट और क्राइंग, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, इसे बताया। टूपन, कर्म, मंत्र, चिकित्सा, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, ठीक।
फिर उन्होंने बताया कि आक्षेपक में जनरल प्रिंसिपल मैनेजमेंट में क्या करें, वात व्याधि की चिकित्सा, जैसे वात व्याधि के निदान परिवर्जन इन्होंने बताया कि भैया करो आत्यायिक चिकित्सा, यहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट, यानी हमको अगर एंटी कन्वल्सिव देना है तो देना पड़ सकता है, इसलिए हमको सर्वभंग नस्य कर्म ये सारा देना है। फिर उसके बाद देखिए प्रधान कर्म हमको क्या कर देना है, कई कई वस्ती का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन छोटे बच्चे में तो नहीं करना है, बड़े की बात हो रही है। निरो वस्ती का प्रयोग कर सकते हो, रंगण कर सकते हो, धूपन कर्म आप इसको इसमें कर सकते हो। फिर उसके बाद आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो है उनका भी प्रयोग करा सकते हो, बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो। और हमारा कॉन्टेक्स्ट जो भी चल रहा है वो चल रहा है नियोनेटल से, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, पोस्ट स्ट्रोक डिस्टोरिया के अंदर ऐसा हो सकता है, शिरोधारा ब्राह्मी तेल और इन सबसे कराने की बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें अभी सारा चीज जो है इस कोरिलेशन नॉट एग्जैक्टली अप्लाई टू द नियोनेट वर्जन, ठीक है। वहां पर आपको क्या करना है, अगर हमारा बच्चा जो है वो नियोनेट है तो कुछ कुछ तो ज्यादातर मॉडर्न मेडिसिन चलेगी, जैसे कार्बामेजेपिन, फेनिक्वाइन, बार्बिटोल। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है तो कार्बामेजेपिन और ऑक्सीकार्बामेजेपिन। एब्सेंट सीजर है तो इफोसेक्समाइड, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको सोडियम वैल्पोरेट और लोमेट्रोजीन, ये सारी जो है दवाई, सोडियम वैल्पोरेट, लिवासिटाम। इन्फेंटाइल स्पाज्म है, एसीपीएच और प्रेडनिसोलोन, ये प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड, ये सारी चीजों का प्रयोग हमको वहां पर करना पड़ेगा। फेनिक्वाइन, जिंजीवल हाइपरप्लाजिया, साइड इफेक्ट इनके बहुत सारे हैं, फेनेटाइल हिंसोटिन, जिंजीवल हाइपरप्लाजिया, सोडियम वैल्पोरेट का फीटल हेपेटिक नेक्रोसिस, ये भी ऐसा नहीं है, ठीक करने के साथ साथ इनके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। ये कुछ डोजेज और वो बताई गई है किन किन चीजों में आपको यूज करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है, तो डोजेज के साथ में इसको इसीलिए बता दिया गया है, जो फिनोबार्बिटोन, लिवोसिटैम, फेनिक्वाइन, इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करना है, ये भी बात आपको सारी बता दी गई। नियोनेटल सेप्टिसीमिया आता है अगला टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, नियोनेटल सेप्टिसीमिया, क्योंकि कोरिलेट हो रही है सारी चीजें, धीरे धीरे आपस में कोरिलेटेड है। नियोनेटल सेप्टिसीमिया एज अ कॉज ऑफ सीजर, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एज अ कॉज ऑफ सीजर क्या कर रहा है, नियोनेटल सेप्टिसीमिया मेजर कॉज ऑफ लेट ऑनसेट सीजर के लिए, ठीक है। जो आज बच्चा पैदा हुआ अगर और 1 घंटे में सीजर आ गया, कारण क्या होगा, उसको या तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया होगा, कैल्सीमिया हाइपो हो गया होगा, मैग्नीशियमिया का हाइपो हो गया होगा, इनमें से हो गया होगा, या फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ सिंड्रोम या एचआईवी से ग्रस्त होगा। अगर वो कब हो रहा है, विद इन 1 to 3 आवर या तो विद इन 24 आवर ऑफ द बर्थ, ठीक। लेकिन अगर यही अगले दिन जाके हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो नवजात शिशु का जगह है वो सब इन्फेक्टेड है, और फिर वो वहां का इन्फेक्टेड होने के कारण फिर वहां पे नियोनेटल इस तरह की चीजें सेप्टिसीमिया हो रही है। मतलब लेट ऑनसेट, देखो दो चीजें बताई इसमें उन्होंने, अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट। देखो अर्ली ऑनसेट उन्होंने कहा 72 घंटे के पहले अगर हो रहा है, ठीक है, तो 72 घंटे के पहले ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया इकोलाई के कारण है और क्लैक्सिडियला के कारण है, ठीक। तो 72 घंटे यानी कि 3 दिन हो गया, ठीक है। लेकिन 3 दिन का मतलब अगर 24 घंटे के अंदर आ गया तो हम उस चीज से इनकार नहीं कर रहे कि वो सेप्टिसीमिया नहीं होगा, पर सेप्टिसीमिया होने में कारण 2 लोग होंगे, या वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा। तो ये वायरीमिया या बैक्टीरिया करने में टाइम नहीं है, पर कोई चीज की कमी है तो वो तुरंत आ जाएगी। तो हमारे पहले कुछ घंटों में अगर इस तरह की चीज आ रही है तो हमको ये देखना है कि कोई कमी तो नहीं हो रही है, जैसे कि ग्लूकोज है ना, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम, या फिर उसको चोट तो नहीं लग गई है, या वो बच्चा हाइपोक्सिक तो नहीं है, मतलब इस्कीमिया जैसी कंडीशन तो नहीं। लेकिन अगर यही 24 घंटे के बाद से होना शुरू हो जाए, तब हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर किसका खेल शुरू हो गया है, सेप्टिसीमिया का। तो उसके अंदर फिर 2 पार्ट आते हैं, वन इज लेट ऑनसेट और एक अर्ली ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट के बैक्टीरिया अलग है, लेट ऑनसेट के बैक्टीरिया अलग है, ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसको कहा जाता है, वो इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल के बैक्टीरिया से हुआ हो। नोसोकोमियल का मतलब हो गया जो हॉस्पिटल के बैक्टीरिया के कारण हुआ हो, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल का बैक्टीरिया और ज्यादा खतरनाक होगा, बाहर का बैक्टीरिया कम खतरनाक होगा, हॉस्पिटल का बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया कई चीजों से रेसिस्ट होगा, इसीलिए उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। याद कर लीजिए, पूरे जीवन भर याद करने वाली चीज है ये, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। फिर नियोनेटल सेप्टिसीमिया की डायग्नोसिस कैसे कहेंगे, रेड फ्लैग देख लेते हैं कि भैया अल्टर्ड फीडिंग पैटर्न, हाइपोथर्मिया, फीवर, लेथार्जी, ये एकदम टिप्स में होना चाहिए कि भाई ये सब चीजें हैं तो आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक। फिर डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैसे करोगे, भाई ब्लड कल्चर भेज दो, क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन किसका है, ब्लड का है। तो उसके बाद सेप्सिस स्क्रीनिंग करा लीजिए, आप भेज दीजिए भैया स्क्रीन करने के लिए, कहीं इसमें कुछ बैक्टीरिया तो नहीं ग्रो कर रहे। फिर अगर ये काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट, अगर आपने सीबीसी कराया और 5000 से कम मिल रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मामला सीरियस है भाई। फिर उसके बाद यही न्यूट्रोफिल का काउंट, नेबलेम आपने सुना होगा, नेबलेम का नाम सुना है, नहीं सुना है? सुना होगा, ठीक है। टीएलसी या डीएलसी, देखो टीएलसी तो ये हो गई, ठीक है। डीएलसी जब होती है तो इसमें NEBLM, नेबलेम, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। अभी तक आपने इसकी कोई खास जरूरत देखी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आप अभी तक रट रहे थे कि ऐसा होता था, पर अब इनका खेल शुरू होता है। अगर इसके अंदर टोटल न्यूट्रोफिल यानी ये पहला 1800 से कम है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए ही माइट बी टुवर्ड्स अ सेप्टिसीमिया, तो वहां आपको एक्शन लेने की जरूरत है। फिर रेशो I/P, सीआरपी इस जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, और ये कब एक्टिव होता है, जब कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है। तो अगर 1 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है, वैसे तो 3 mg तो ऐसे कम माना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 mg से भी ज्यादा, क्योंकि बच्चा एकदम नया है। ESR 15 से नीचे अच्छा माना जाता है, 15 से ऊपर जा रहा है मतलब वहां क्या हो गया, इन्फेक्शन है भाई, लंबर पंक्चर। अब देखो धीरे धीरे लंबर पंक्चर की जरूरत क्यों पड़ी,
दिस सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट इनटू मेनिंजाइटिस ऑल्सो। तो अगर ये मेनिंजाइटिस की ओर बढ़ेगा तो ये समस्या को और ज्यादा बढ़ा देगा। ओके, तो आपको यहाँ पे लंबर पंक्चर कराने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, न्यूनेटल सेप्टिसीमिया का किस कारण से हम पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हम वो एक बेसिक कारण किसका है, वो है बेसिक कारण किसका, सीजर्स का। तो सीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए एंटीबायोटिक थेरेपी, न्यूनेटल निमोनिया, ये सारी चीजें अब हमको देनी पड़ेंगी अगर हमारी बात साबित हो जाती है कि इसको कहीं ना कहीं न्यूनेटल सेप्टिसीमिया है। थेरेपी के अंदर जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, ये सारा चीज हमको देना है सेफोटेक्सिन के साथ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के एवज में हमको देना पड़ेगा। सपोर्टिव केयर के अंदर हमको मॉनिटर पेरिफेरल परफ्यूजन, ठीक है, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। वार्मथ हमको देखना पड़ेगा कि भाई उसका वो जो बच्चा है वो थोड़ा गर्म है। फिर ऑक्सीजन वेंटिलेशन सपोर्ट, फूड इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज मैनेजमेंट, अर्ली एंट्रल फीड, माँ का फूड हमको उसको जल्दी ही करना चाहिए। अभी तक तो हम क्या देना शुरू कर देते, पैरेंटल। पैरेंटल का मतलब आईवी फ्लूइड्स और ये सब की बात करेंगे। मॉडर्न में एबीसीज आपको देखना पड़ेगा, यानी कि एबीसी का मतलब क्या होगा, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन देखना पड़ेगा। फिर एडीज पता है, ट्रीटिंग द अंडरलाइन कॉज आपको देखना पड़ेगा, हाइपोग्लाइसीमिया और सेप्सिस को आपको अंडरलाइन कॉज को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। वात व्याधि चिकित्सा के प्रिंसिपल लगाने हैं की थेरेपीज में शिरोधारा, नस से पैसिफाइंग वात एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्नेहन स्वेदन, बैलेंसिंग वात। फिर वस्ती आप दे दीजिए, प्रिवेंशन निदान प्रिवेंशन, बच्चे में नहीं देना है, हम पढ़ जरूर तो रहते हैं लेकिन वहाँ अभी तक अप्लाइड नहीं है। वो चीजें हमें नहीं करनी जो प्रैक्टिकल और अप्लाइड ना हो, जानना हमको है। ठीक है, प्रिवेंटिव निदान, प्रिवर्जन और एब्लिशन। अब ये जो है अगला आता है, ठीक है, अगला आता है हमारा